अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। एक्सट्रीमली सॉरी कि थोड़ी देर बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज आई वाज टू मच बिजी इन माय पर्सनल एग्ज़ाम्स। तो उसके बाद मैं फ्री हो गया हूँ और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सो विदाउट हैविंग अ डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम क्लास 6 की साइंस की जो बुक है उसको कवर करने वाले हैं और मैं जो हूँ इसके कुछ 5 चैप्टर्स जो है अभी इस बुक में कवर करूँगा एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम कवर करेंगे। सो आई डोंट केयर कि वीडियो कितनी लंबी हो जाए, लेकिन मुझे 5 चैप्टर्स कवर करने हैं। आप लोगों की भी काफ़ी सारी क्यूरीज आ रही थी। सो लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं। यप, दिस इज़ साइंस फॉर क्लास 6 सिंस टेक्स्ट बुक बोर्ड। पहला MCQs, who discovered the cell? Watson and Crick, Robert Hooke, Alexander Fleming, Rutherford. And the right answer is Robert Hooke. ये रॉबर्ट हुक साहब हैं, इनकी पिक्चर आपको दिख रही होगी कुछ इमेजिनरी सी, और इन्होंने 1965 में इन्होंने ऑब्जर्व किया था पीस ऑफ कॉर्क का जो पीस होता है उसमें ऑब्जर्व किया था इन्होंने, कुछ हॉलो स्ट्रक्चर्स नज़र आए थे, तो ही टर्म्ड दैट हॉलो स्ट्रक्चर्स the cell. Okay, Robert Hooke 1665 first man who discovered the cell. ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी, आगे चलते हैं। ओके, द टर्म सेल कम्स फ्रॉम, सेल जो है वो कहते क्यों हैं हम सेल को सेल क्यों कहते हैं? कहीं से तो ये टर्मिनोलॉजी आई होगी ना। तो सेल ऑफ हनीकॉम्ब, या बैटरी सेल की वजह से, या प्लांट सेल की वजह से, या एनिमल सेल की वजह से। सो द राइट आंसर इज सेल ऑफ हनीकॉम्ब। ठीक है, ये जो हनी कॉम्ब होता है, शहद का छत्ता जिसे हम कहते हैं, अगर आप इसका स्ट्रक्चर चेक करें, दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर, इट ऑल लुक्स लाइक हॉलो एंड इट परफेक्टली फिट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सो ये जो वर्ड सेल निकला है, इसको हनी कॉम्ब के सेल्स जो हैं इन्हीं से मुशाहबत की वजह से जो है ना, इसको हमने इस टर्म को फाइनल किया साइंटिस्ट ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट? ठीक है, माइक्रोस्कोप का हम सबको पता है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब आपसे पूछ ये रहा है कि माइक्रोस्कोप का कौन सा पार्ट है जो कि लाइट के अमाउंट को या उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर रहा है? आईपीस, ऑब्जेक्टिव लेंस, डायाफ्राम, बॉडी ट्यूब। ठीक है, अब आप लोगों ने यकीनन माइक्रोस्कोप देखी होगी, आपको पता होगा कि आईपीस बिल्कुल ऊपर होता है टॉप पे माइक्रोस्कोप के, फिर ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ, और बॉडी ट्यूब आ रही होती है। अभी इसकी डायग्राम आ जाएगी तो और क्लियर हो जाएगा, और फिर डायाफ्राम। इन चार में से राइट आंसर कौन सा है? चलिए फाइंड आउट करते हैं। डायाफ्राम। ओके, डायाफ्राम इज द पार्ट दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। ये रहा डायाफ्राम, ये देख रहे हैं आप, ये छोटा सा, एग्जैक्टली यही, ये जो है लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये देख लें आप, ये आर्म है इसका, और ये भी लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसको वैसे आई पीस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज द इमेज फॉर ऑब्जर्वर? ठीक है, माइक्रोस्कोप का वो कौन सा पार्ट है जो कि इमेज को और ज़्यादा मैग्नीफाई कर देता है, जो ऑब्जर्वर यानी जो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसके लिए? क्या आईपीस ये काम करता है? डज ऑब्जेक्टिव लेंसेज डिड द जॉब? डायाफ्राम या बॉडी ट्यूब? अब देखो, इसमें दो चीज़ें तो आप सिंपली सर्टिफाई कर लोगे कि डायाफ्राम तो नहीं है, बिकॉज ये जो है वो ये जो है वो लाइट की इंटेंसिटी को या अमाउंट को कंट्रोल कर रहा है। बॉडी ट्यूब जो है वो एक सपोर्टिंग पार्ट है, अभी हमने देखा था। तो या तो ये आई पीस हो सकता है या ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज हो सकते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट द राइट आंसर। इट्स आई पीस। ऑलराइट, ये मैंने आपको तो बताया था, बिल्कुल टॉप पे जो होता है आई पीस, ये रिवॉल्विंग होता है, आप इसको रिवॉल्व कर सकते हो, इमेज को मैग्नीफाई कर सकते हो। और उसके नीचे ये नॉइस पीस है, नॉइस पीस के अंदर डिफरेंट काइंड के ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं, डिफरेंट जो है वो
आप कह लें कि उसके पावर के ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं। फिर ये स्टेज आ जाता है, इसके ऊपर आप स्लाइड्स रखते हैं क्लिपर के साथ, और ये डायफ्राम है, ये कंडेंसर है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और ये आर्म हो गया, और ये फाइन एडजस्टमेंट, ये उसको ट्यून करता है लाइट को। तो ये कुछ स्ट्रक्चर था, और ये दो कुछ MCQs हमें इससे पता लगे। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, द सेल्स इन आवर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन आर, हमारी स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्या वो डेड होते हैं, अलाइव होते हैं, आर दे लार्ज इन साइज, लार्जर होते हैं, या इनको ब्लड सप्लाई अच्छी हो रही होती है, हैविंग गुड ब्लड सप्लाई? इसमें से बेस्ट आंसर आपको चूज करना है। स्किन सेल्स ऑफ आवर आउटर मोस्ट लेयर, इन चारों में से क्या हो सकता है? द राइट आंसर इज डेड, बिकॉज हमारी जो बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है, जैसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसके सेल मोस्टली डेड होते हैं, इसीलिए वो शेड भी हो जाते हैं, झड़ भी जाते हैं, और उसकी जगह फिर नए जो हैं वो सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर के ऊपर ब्लड सप्लाई जो है बहुत कम जारी होती है। चलें आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस ऑर्गेनल कंट्रोल्स ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन द सेल। ठीक है, एक लिविंग सेल के अंदर इन चारों में से वो कौन सा ऑर्गेनल है या वो कौन सा पार्ट है जो कि सेल के केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहा है? इज इट द साइटोप्लाज्म, द न्यूक्लियस, वैक्यूल्स और द सेल मेम्ब्रेन? एंड द राइट आंसर इज न्यूक्लियस। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर और भी बहुत सारे जो है वो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। और सेल मेम्ब्रेन तो आपको पता है ये एक तरह से प्रोटेक्टिव कवरिंग करेगी। वैक्यूल जो है वो बहुत बड़े बड़े आप कह लेंगे एयर होल्स होते हैं जिनके अंदर एयर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल जो न्यूक्लियस है, द सेंटर ऑफ द सेल, उसके अंदर जो है वो एबिलिटी है कि वो सेल के केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। वाई? बिकॉज इट कंटेन्स द जेनेटिक मटीरियल DNA एंड RNA। सो इनमें ये इंफॉर्मेशन होती है कि ये सेल के केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ऑलराइट, दिस ऑर्गेनल इज अ जेली लाइक सब्सटेंस ऑफ द सेल। अभी मैं बता ही चुका हूँ पीछे आपको, इन चारों में से वो कौन सा सेल का ऑर्गेनल है जो कि जेली लाइक होता है? एंड आंसर इज ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है ये पूरे सेल को फिल कर रहा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। दिस ऑर्गेनल इज थिन पार्शियली परमिएबल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इन चारों में से वो कौन सा सेल का स्ट्रक्चर है जो कि थिन है और पार्शियली परमिएबल है? ठीक है, परमिएबल मतलब ये जो है वो एक्सेस देगा कुछ सब्सटेंसेस को, क्योंकि पार्शियली परमिएबल है इसीलिए कुछ सब्सटेंसेस इसके थ्रू गुजर के जा सकते हैं, कुछ सब्सटेंसेस के थ्रू गुजर के नहीं जा सकते। तो इसकी मेम्ब्रेन जो है वो इतनी पोरस नहीं है। मेम्ब्रेन मेरा वर्ड निकल गया मुझ से, तो ऑब्वियसली ये सेल मेम्ब्रेन ही है। द राइट आंसर इज यप, द सेल मेम्ब्रेन। और आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे सेल मेम्ब्रेन का, काफ़ी डिटेल्ड है, घबराना नहीं कि इतना डिटेल स्ट्रक्चर। हमें सिर्फ इसकी ये देखना है कि इस तरह की इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि लिपिड बाय लेयर होती है, यानी जो है वो लिपिड्स और फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो उनके साथ। ऑलराइट, ओके, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, हम डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज इतना हमें पढ़ना नहीं है। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये परमिएबल है बट पार्शियली परमिएबल है। कुछ सब्सटेंसेस को ये अलाउ करेगी जाना, कुछ को नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अ लिटिल फन फैक्ट, द साइज ऑफ द सेल इन ऑल एनिमल्स इज ऑलमोस्ट सेम। इट्स द क्वांटिटी एंड द अरेंजमेंट दैट मेक्स देम डिफरेंट। ठीक है, लाइक ये छोटा सा खरगोश है और ये इतना बड़ा एलिफेंट, इन दोनों के सेल का साइज सेम होगा, बट ये जो रैबिट है इसके सेल का साइज तो सेम है बट इसकी जेनेटिक मेकअप और इसके सेल्स का नंबर डिफरेंट है, और एलिफेंट के सेल का जेनेटिक मेकअप और इसके सेल का नंबर वो डिफरेंट है। ऑब्वियसली ये साइज़ में बड़ा है तो इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे। ठीक है, ये साइज़ में
छोटा है तो इसके नंबर ऑफ सेल्स भी कम होंगे, बट द पॉइंट इज कि दोनों के सेल का जो साइज है ना वो सेम होगा, बस क्वांटिटी डिफरेंट होगी, ठीक है। द साइज ऑफ ऑल द एनिमल सेल्स इज सेम, बट द क्वांटिटी और अरेंजमेंट वो डिफरेंट होती है। आगे चलते हैं। द टाइनी डिस्क दैट कंटेन्स द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, साइटोसोल, ठीक है। टाइनी डिस्क जो कि कंटेन कर रही है ग्रीन पिगमेंट प्लांट के अंदर, एक तो नहीं बहुत सारे होते हैं, ये टाइनी डिस्क होती है जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है। एंड द राइट आंसर इज क्लोरोप्लास्ट, ऑलराइट। ये क्लोरोप्लास्ट है और इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे बढ़ते हैं। द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल इज कॉल्ड, प्लांट सेल का बिगेस्ट पार्ट साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, साइटोसोल, एंड द राइट आंसर इज large vacuoles. Vacuoles are the biggest part of the plant cell. याद रखिएगा एनिमल सेल की बात नहीं हो रही, प्लांट सेल, क्योंकि वैक्यूल्स प्लांट सेल में भी होते हैं बट बिगड़ नहीं होते, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। एनिमल सेल में तो बहुत बड़ा एक वैक्यूल है, इसको लार्ज वैक्यूल कहते हैं। और नीचे आपको ये डिस्क्रिप्शन में बता रहे हैं कि इट इज़ फिल्ड विद सेल सैप दैट कंटेन्स वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेज लाइक शुगर एंड सॉल्ट, ठीक है। ये लार्ज वैक्यूल इतना लार्ज क्यों होता है? बिकॉज सेल सैप होता है ना इसमें। सेल सैप मतलब ये एक सॉल्यूशन है जिसमें वाटर और शुगर, सॉल्ट और दूसरे मिनरल्स जो हैं वो डिजॉल्व हुए हैं। तो सेल का ये सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर, शुगर, सॉल्ट एंड मिनरल्स डिजॉल्व हुए होते हैं, इसको हम सेल सैप कहते हैं। और ये जो बड़ा सा लार्ज वैक्यूल है प्लांट सेल के अंदर, उसके बड़ा होने की वजह यही है क्योंकि ये फिल होता है सेल सैप से। आई होप इट ऑल क्लियर्स अप टू दिस। आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस ऑर्गेनल कंटेन्स फूड, स्पेस एंड एयर। इन चारों में से वो कौन सा ऑर्गेनल है सेल का जो कि फूड भी कंटेन कर रहा है, स्पेस भी घेर रहा है और उसमें कुछ एयर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, सेल मेम्ब्रेन। द राइट आंसर इज अगेन द वैक्यूल। ये जो वैक्यूल आपको दिख रहा है प्लांट सेल का नहीं है, एनिमल सेल का है, बिकॉज ये छोटे छोटे होते हैं। तो वैक्यूल एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके अंदर एयर भी होगी, फूड भी होगा और स्पेस, ऑब्वियसली स्पेस ही घेरेगा क्योंकि वैक्यूम से निकला है वैक्यूल, ये स्पेस घेर रहा होता है। आगे बढ़ते हैं। दिस वन, द सेल वॉल ऑफ द प्लांट इज मेड अप ऑफ टफ सब्सटेंस कॉल्ड। आपको ये तो पता है ना कि प्लांट के सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। तो अब सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि जो प्लांट का सेल है तो उसकी जो सेल वॉल बनी हुई है तो वो एक टफ सब्सटेंस से बनती है। ज़रा ये बता देंगे वो टफ सब्सटेंस है कौन सा? क्या वो साइटोप्लाज्म है, क्या वो न्यूक्लियस है, क्या वो सेलुलोज है, क्या वो सेल मेम्ब्रेन है? एंड ऑब्वियसली अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी हुई है तो इट्स क्वाइट क्लियर इन ऑप्शंस को देखते हुए कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन ये सारे के सारे जो हैं इनर स्ट्रक्चर्स हैं। इवन के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी सेल वॉल होती है, तो ये सेल मेम्ब्रेन तो सेल वॉल हो ही नहीं सकती। न्यूक्लियस इनर स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म इट्स द इनर स्ट्रक्चर, डेफिनेटली एक सेलुलोज ही बचता है। लेट्स फाइंड आउट कि वो टफ सब्सटेंस जो कि प्लांट की सेल वॉल बना रहा है क्या वो सेलुलोज ही है? यप, इट्स सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज जो है वो प्लांट की सेल वॉल का मेन इंग्रेडिएंट है, टफेस्ट इंग्रेडिएंट है। लेट्स मूव ऑन। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट एंड शुगर इज कॉल्ड। इसकी अभी बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन हम पीछे करके आ चुके हैं। सेल के अंदर जो वाटर के साथ सॉल्ट, शुगर का मिक्सचर बनता है, क्या उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, क्या उसे सेल सैप कहते हैं, क्या उसे क्लोरोफिल कहते हैं, या वो सेलुलोज है? आपको पता है सेलुलोज तो एक टफेस्ट सब्सटेंस है सेल वॉल का। क्लोरोफिल जो है इट्स अ ग्रीन पिगमेंट जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, फोटोसिंथेसिस में काम आता है। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, ऑलराइट। तो यही बचा सेल सैप जो कि वैक्यूल के अंदर होता है। तो और सेल सैप ये होता ही क्यों है? क्योंकि वाटर, सॉल्ट और शुगर के साथ मिलकर एक मिक्सचर बना देता है।
सो द राइट आंसर शुड बी सेल सैप। यप। और आपको एक पिक्चर में नजर भी आ रहा होगा कि इतना बड़ा वैक्यूल है और ये वैक्यूल फिल हुआ है सेल सैप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, द चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया है। हम मूव कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पे, और ये है सेंस ऑर्गन्स, और बेइंतहा नॉलेज इंशाल्लाह हम गैदर करने वाले हैं। पहला एमसीक्यूज, द बल्जिंग पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड। ठीक है, पहले बल्जिंग का मतलब बता दूं। बल्ज कहते हैं किसी भी चीज़ के उभार को। ठीक है, उभरा हुआ हिस्सा जो आई का होता है उसको क्या कहा जाता है? क्या वो स्क्लेरा है? क्या उसको आइरिस कहते हैं? डज वी कॉल इट द कॉर्निया? और क्या वो लेंसेज हैं? आई लेंस ऑब्वियसली। सो द बल्जिंग पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है, ये आप देख लें, ये आई का जो है क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर है, और ये बल्ज नज़र आ रहा है आपको, यानी उभार नज़र आ रहा है। ये उभार जो है इसी को कॉर्निया कहा जाता है, और ये हमारी आँख में ये उभार इस तरह से जो आ रहा होता है। ठीक है, सो द बल्जिंग पार्ट ऑफ द आई इज कॉर्निया। लेट्स मूव ऑन। दिस वन। ओके, द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड। आई का जो कलर्ड पार्ट है, सही है, क्या हम उसको स्क्लेरा कहते हैं? क्या उसको आइरिस? क्या उसको हम कॉर्निया कहते हैं? क्या उसको लेंस कहते हैं? डेफिनेटली कॉर्निया तो नहीं है, वो तो बल्जिंग पार्ट है। तो कलर पार्ट इन तीनों में से कोई होगा। इज इट स्क्लेरा, आइरिस, लेंस? एंड द राइट आंसर इज आइरिस। ओके, आइरिस इज द कलर्ड पार्ट। और हम एशियंस का जो कलर्ड पार्ट होता है वो कुछ ब्राउनिश और ब्लैकिश टाइप का होता है, और आप यूरोपियन कंट्रीज़ में मोस्टली जो है ये जेनेटिकल मॉडिफिकेशंस की वजह से कुछ ग्रीनिश या ब्लूइश टाइप का भी पार्ट होता है। ठीक है, और इसी को कहते हैं ना यार, तुम्हारी नीली आँखें हैं, तुम्हारी ग्रीन आँखें, और लाइक दैट। तो वो यही पार्ट है आइरिस। ओके, आगे चलते हैं। द वाइट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड। ये जो आँख का जो सफ़ेद पार्ट होता है ना, इसको क्या कहते हैं? आइरिस, रेटिना, स्क्लेरा, लेंसेज? ऑब्वियसली आइरिस तो कलर्ड पार्ट है, तो इसको तो हम हटा ही देते हैं। क्या वो स्क्लेरा है? क्या वो रेटिना है? क्या वो लेंसेज होते हैं? सो द राइट आंसर इज स्क्लेरा। ठीक है, ये जो वाइट पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये वाला और ये वाला, ये है स्क्लेरा, और ये कलर्ड पार्ट क्या है? आइरिस। और जो बल्ज आ रहा है ऊपर से, ये उभार जो आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। तो आपको आई के 3 स्ट्रक्चर्स पता लग गए। कॉर्निया विच इज़ द बल्जिंग पार्ट, ये जो बल्ज उभार आ रहा है। ठीक है, कलर पार्ट इज द आइरिस, एंड द वाइट पार्ट इज दिस वन, एंड दिस वन इज स्क्लेरा। तो आप आई की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द ओपनिंग ऑफ द आइरिस दैट अलाउ द लाइट टू एंटर द आई इज कॉल्ड। ठीक है, आइरिस जस्ट के पास एक छोटी सी ओपनिंग है, और ये अलाउ करती है कि कितनी इंटेंसिटी या कितनी लाइट जो है वो आनी चाहिए। सही है, द ओपनिंग ऑफ द आइरिस, ये आइरिस की एक ओपनिंग है, दैट अलाउ द लाइट टू एंटर द आई इज कॉल्ड स्क्लेरा, प्यूपिल, लेंस, रेटिना। ऑब्वियसली इट्स नॉट द स्क्लेरा, इट्स द वाइट पार्ट। वी डोंट नो अबाउट द लेंसेज एंड द प्यूपिल एंड द रेटिना, तो इन तीनों में से कुछ हो सकता है। एंड द राइट आंसर इज प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल जो है वो आइरिस की ओपनिंग है। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको ये करके दिखा दूँ, यस, आप देख रहे हैं ये है आइरिस, ये एक मसल पूरा आइरिस का ये, और इसी का काउंटर पार्ट दूसरी तरफ होगा, ये रहा आइरिस का दूसरा मसल। ये 2 मसल्स होते हैं। ठीक है ना, और ये बिल्कुल लेंस के आगे लगे हुए होते हैं, यानी इनके पीछे लेंस होता है बिल्कुल। अब आप देख रहे हैं आइरिस का ये एक मसल ले रहा और एक मसल ले रहा, और बीच में ये गैप है, या ये इसको ओपनिंग कह लें आप। तो ये ओपनिंग इतनी लंबी जो है, यही तो प्यूपिल है, ये रही। ठीक है, ये प्यूपिल है। तो ये आइरिस कंट्रोल करता है कि कितनी इंटेंसिटी या कितना फ्लो जो है वो लाइट का लेंस तक जाना चाहिए, और इस ओपनिंग को हमने नाम दे दिया प्यूपिल का। ठीक है, ओके, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, एक मिनट, मुझे एक चीज़ चेक करने दें, ये सही हो रहा है रिकॉर्ड? यप, इट्स रिकॉर्डिंग। ठीक है, हम जो है वो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। करंट स्लाइड, यप,
ऑलराइट, ठीक है, प्यूपिल समझ में आया। तो आपको आई की 4 चीज़ें समझ में आ गई। बल्जिंग पार्ट जो आ रहा है इसको हमने कॉर्निया का नाम दिया, और जो कलर्ड पार्ट है आई का सही उसको हमने आयरिस का नाम दिया, और जो वाइट पार्ट था आई का उसको हमने स्क्लेरा का नाम दिया, ठीक है। और आयरिस की जो ओपनिंग है उसको हमने प्यूपिल का नाम दिया। हम पीछे चले जाते हैं, ज़रा देख लेते हैं एमसीक्यूज। या एमसीक्यूज ये था कि ओपनिंग ऑफ द आयरिस दैट अलो द लाइट टू एंटर द आई, तो ये प्यूपिल है, इसको हमने समझा। आगे चलते हैं, आई पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। द लेंस इज लोकेटेड बिहाइंड, अब पीछे आपने स्ट्रक्चर में देख लिया कि लेंस जो है वो किस स्ट्रक्चर के बिहाइंड है, ठीक है। अगर तो मेरी बात अभी आपको समझ में आ गई होगी पीछे, तो सीधा सीधा आप आंसर पॉइंट कर दोगे। देखो एमसीक्यूज का मज़ा यही है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, देन किसी भी तरह से एग्जामिनर घुमा के दे दे, यू नो द राइट आंसर, दैट मेक्स द डिफरेंस। सो ऑब्वियसली प्यूपिल तो वो ओपनिंग है, ठीक है, आयरिस की। स्क्लेरा जो वाइट पार्ट है, रेटिना को अभी हमने पढ़ा नहीं है, आई नो अबाउट रेटिना, लेकिन मैं अभी वक्त इसके हवाले से एमसीक्यू जाएंगे, इसलिए मैं बता नहीं रहा इसको। एंड आयरिस, ऑब्वियसली आयरिस जो है उसके पीछे ही तो लेंस है, ठीक है, तो आयरिस के बिहाइंड लेंस है, हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा था। एंड द राइट आंसर इज मस्ट बी आयरिस, यस आयरिस द लेंस। अच्छा, इस पर भी आता हूँ, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें दूसरी पिक्चर से देख लें, ये आयरिस मसल्स आ रहे हैं, और इन आयरिस मसल्स के बिहाइंड जो स्ट्रक्चर है वो है लेंस, ये है हमारी आँख का लेंस, ह्यूमन लेंस। और ये जो है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव नहीं होता, ठीक है, गलत मत करना, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस है ये, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो बल्जिंग लेंस होता है, याद रखिएगा हमेशा। और कॉनकेव लेंस जो होता है वो अंदर की तरफ केव नुमा इस तरह सी उल्टा सी कह लें आप, उल्टा सी बना हुआ होता है। मैं तो इसे ऐसे याद रखता था, ये जो ओरिजिनल सी है ना, इसका मतलब है कि ये बल्ज हुआ हुआ है, ये कॉन्वेक्स है, और इसी सी को मैं उल्टा कर दूं तो अंदर की तरफ से वो सी बन रहा है, वो कॉनकेव है। खैर आगे बढ़ते हैं। द स्क्रीन ऑफ द आई, आई की स्क्रीन हम किसे कहते हैं? अब काफ़ी आई हमने पढ़ ली है, तो आपको सीधा सीधा पता हो जाएगा कि आई की स्क्रीन स्क्लेरा नहीं है, प्यूपिल नहीं है, आयरिस नहीं है, ऑब्वियसली इट्स रेटिना। द राइट आंसर इज रेटिना। रेटिना जो है वो आई की स्क्रीन होती है। अब आपको ये क्यों पता लगा? बिकॉज आपने आई को अच्छी तरह से पढ़ा, ठीक है। आपने स्क्लेरा को पता लगा, वाइट पार्ट है, प्यूपिल का पता लगा, ओपनिंग ऑफ आयरिस है, आयरिस का पता लगा, ये कलर्ड पार्ट है आई का, तो स्क्रीन तो इन तीनों में से कोई भी नहीं है, तो फिर यही होगा। सो डेफिनेटली आपने इन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया। ये मैकेनिक्स होती है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की। रेटिना इज़ द राइट आंसर। और रेटिना के पास फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, 2 टाइप के फोटो रिसेप्टर्स हैं हमारी ह्यूमन आई में। एक को हम कहते हैं रॉड्स और दूसरे को हम कहते हैं कोन्स, ठीक है, मत भूलना। ये फोटो रिसेप्टर्स हैं, यानी ये लाइट को रिसीव करते हैं और फिर ऑप्टिक नर्व में भेजते हैं, और ऑप्टिक नर्व से फिर ब्रेन में जाती है, और फिर वो इमेज जो है वो बनता है। तो ये रॉड्स एंड कोन्स, 2 फोटो रिसेप्टर्स किसके पास हैं? रेटिना के पास। रेटिना क्या है? स्क्रीन ऑफ द आई, ठीक है, क्या चीज़ है? स्क्रीन ऑफ द आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द आई ट्रांसफर द विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन, ठीक है। रेटिना और ब्रेन के दरमियान बस ये एक ही पार्ट रह गया जो कि विजुअल इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन को भेजता है, और फिर ब्रेन जो है उस इमेज को समझने की कोशिश करता है। क्या वो स्क्लेरा है, क्या वो पिपल है, क्या वो ऑप्टिक नर्व है, क्या वो आयरिस है? और आई इतना पढ़ने के बाद आपको पता होगा कि वो क्या स्ट्रक्चर है। एंड द राइट आंसर इज डेफिनेटली द ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व है और ये जाके ब्रेन से ही अटैच हो रही है, यहाँ पर ब्रेन होगा सपोज, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स डज एन एयर हैज़? अब हम आए पढ़ चुके हैं, पूरी एयर पे आ चुके हैं। एयर के कितने पार्ट्स हैं? 3, 4, 5, 6। हाउ मेनी पार्ट्स डज एन एयर हैव? यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एयर के जनरली कितने पार्ट्स हैं। तो देयर आर एक्चुअली 3 मेन पार्ट्स ऑफ द एयर, ठीक है। आउटर एयर है, मिडिल एयर है और इनर एयर है। 3 पार्ट्स में हमने एक एयर की एनाटॉमी को डिवाइड किया है। ये आप देख लें कि ये आउटर एयर यहाँ तक होता है, उसके बाद फिर मिडिल एयर है और फिर इनर एयर है, और इनके भी सब पार्ट्स हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो
टाइम क्यों ज़ाया करें, आगे चलते हैं फिर। ओके, द आउटर पार्ट ऑफ द एयर दैट वी सी इज कॉल्ड, यानी कान का जो वो पार्ट जो हम कान पकड़ लेते हैं ना, कहते हैं हमें कान पकड़ के तौबा करो, ठीक है, या सॉरी करो कान पकड़ के, तो ये जो पूरा पार्ट है ये आउटर पार्ट है जिसको हम देख रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। 4 नेम्स हैं आपके सामने, पाइना, कॉक्लिया, पैपली, एयर ड्रम। द राइट आंसर इज पिन्ना, या पिन्ना कहें आपके, पाइना कहें, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसको हम बोलते हैं पाइना, ठीक है, और ये आउटर एयर का पार्ट है। आगे चलते हैं। एयर कैनाल इज द पार्ट ऑफ, ठीक है, एयर कैनाल जो है ये क्या ये मिडिल एयर का पार्ट है, क्या ये इनर एयर का पार्ट है, क्या ये आउटर एयर में आता है, या बोथ ए एंड बी, ये दोनों मिडिल और इनर दोनों का ही पार्ट है। क्या लगता है आपको? बहरहाल राइट आंसर जो है वो है आउटर एयर, ठीक है। आउटर एयर के 2 पार्ट्स पढ़ लिए हैं आपने, एक तो वो जो हमें नज़र आ रहा है जिसको हम टच कर रहे हैं, जिसको हम पिन्ना कहते हैं, या पाइना या पिन्ना व्हाटएवर, और दूसरा एयर कैनाल। एयर कैनाल भी आउटर एयर का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 स्मॉल बोन्स, मैलिस, इनकस इन स्टेप्स आर द पार्ट ऑफ, 3 छोटी छोटी सी बोन्स हैं और ये इंतहाई अहम बोन्स हैं। अभी आगे डिस्कशन में मैं बताता हूँ। ये 3 जो बोन्स हैं इनको मैंने MIS से याद किया हुआ है, MIS यानी मेलस, इनकस, स्टेप्स, MIS, ठीक है। क्या ये मिडिल एयर का पार्ट है, क्या ये इनर एयर का पार्ट है, क्या ये आउटर एयर का पार्ट है, और क्या ये दोनों मिडिल और इनर एयर में लगती हैं? द राइट आंसर इज मिडिल एयर। ये जो 3 बोन्स हैं इनको मिडिल एयर का पोर्शन कवर कर रहा है। ये आप देख लें, बड़ी इंपॉर्टेंट बोन्स हैं ये मेलस और ये इनकस और ये स्टेप्स, MIS, ये बना लें आप इसको। ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि इनका अगर हल्का सा भी कुछ आप कह लेंगे बैलेंस जो है वो आगे पीछे हो जाता है तो फिर हम ह्यूमन बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, अजान हो रही है, मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर रहा हूँ और अजान के बाद यहीं से कंटिन्यू करूँगा। ओके जी, वेलकम बैक। ठीक है, हम एयर डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि तीनों बोन्स जो हैं ये मिडिल एयर का हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेलस, इनकस और स्टेप्स, ठीक है। आगे चलते हैं। एयर ड्रम इज़ अ पार्ट ऑफ विच एयर? तो जनाब बताइए कि एयर ड्रम जो है वो क्या मिडिल एयर में आता है, इनर एयर में आता है, आउटर एयर में आता है, या दोनों, मिडिल या इनर दोनों में आता है? द राइट आंसर इज मिडिल एयर। एयर ड्रम भी मिडिल एयर में आता है, ठीक है। अब आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, आपको पता है कि पाइना या पिना ये आउटर एयर है, एयर कैनाल ये भी आउटर एयर है, लेकिन ये जो 3 बोन्स आ रही हैं अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो तीनों मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, MIS, वो तीनों जो हैं वो मिडिल एयर में आती हैं और एयर ड्रम भी मिडिल एयर में आता है। चलिए आगे चलते हैं। इनर एयर, एक्चुअली इट्स इनर एयर कंटेन अ स्ट्रक्चर, ठीक है। इन चारों में से कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि इनर एयर में आएगा? पैपली, स्टेप्स, कॉक्लिया, पिना। अब हमें पता है कि स्टेप्स एंड पिना तो नहीं है, बिकॉज वो जो तीनों बोन्स हैं मेलकस, इनकस एंड स्टेप्स वो तो मिडिल एयर में होती हैं, पिना आउटर एयर में होता है। तो या तो ये पैपली है या ये कॉक्ला है, इन दोनों में से कोई हो सकता है। सो द राइट आंसर इज कॉक्ली, ठीक है। कॉक्ली जो है वो इनर एयर में आता है। ये आप देख रहे होंगे कुछ राउंड राउंड सा, कॉक्ली ये स्ट्रक्चर है, ये इनर एयर में आता है। लेट्स मूव ऑन। अभी इसके पार्ट्स जो हैं आप देख लें, इसको थोड़ा सा मैंने समराइज़ करने की कोशिश की है, शायद फ़ायदा उससे आपको। ये पिना और एयर कैनाल ये दोनों आउटर एयर, उसके बाद आगे जा रहा है एयर का स्ट्रक्चर, एयर ड्रम, मेलस, इनकस, स्टेप्स, ये चारों पार्ट्स जो हैं ये मिडिल एयर में है, और उसके बाद कॉक्लिया और इसके साथ हेयर इन कॉक्लिया ये भी होता है, ये दोनों पार्ट्स मिडिल एयर में आ रहे हैं, सॉरी इनर एयर में आ रहे हैं, और उसके बाद ब्रेन से कनेक्शन हुआ हुआ है, ठीक है। तो 2 पार्ट्स जो हैं पिना और एयर कैनाल ये आउटर एयर के, बाकी एयर ड्रम, मेलस, इनकस, स्टेप्स ये 4 पार्ट्स जो हैं ये मिडिल एयर के, और 2 पार्ट्स कॉक्ली एंड हेयर इन कॉक्ली ये 2 पार्ट्स जो हैं इनर एयर के, और फिर यहाँ से
ऑडिटरी नर्व जो है वो ब्रेन के साथ कनेक्ट हो जाती है। ये फ्लो चार्ट है, इससे आपको आसानी हो जाएगी। अब कोई भी एमसीक्यूज अगर आपको एयर या आई के हवाले से दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको गलत करोगे। इंशाल्लाह मैं भी, आप भी, सब मिलके ही सीख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, ब्रेन रिसीव्स दी स्मेल सिग्नल्स फ्रॉम, अब यहाँ पे स्मेल की बात आ गई है। ब्रेन जो है वो स्मेल के सिग्नल्स कहाँ से रिसीव करता है? ऑडिटरी रिसेप्टर्स से, ऑडर रिसेप्टर्स से, नोजिसेप्टर्स से, या पेपिली रिसेप्टर्स से? एंड द राइट आंसर इज ऑडर रिसेप्टर्स। ठीक है, ऑर्डर मीन्स किसी भी किस्म की जो वो बू कह लें आप, उसको ऑर्डर कहते हैं ना, तो ऑर्डर रिसेप्टर्स। आगे चलते हैं। ब्रेन रिसीव्स दी स्मेल सिग्नल्स फ्रॉम ऑर्डर रिसेप्टर्स थ्रू विच पार्ट? अभी कह रहा है ऑर्डर रिसेप्टर्स से स्मेल तो ले रहा है, मगर कौन सा पार्ट है वहाँ से ले रहा है? क्या वो नेजल कैविटी में होते हैं ऑर्डर रिसेप्टर्स? क्या ऑर्डर कैविटी है कोई? डज इट नोजिसेप्टर्स? और क्या ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है? एंड द राइट आंसर इज, बल्ब से पता लग गया होगा, ऑल्फैक्टरी बल्ब। ठीक है, ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है यहाँ पर जो है वो ये ऑर्डर रिसेप्टर्स होते हैं, और हम जैसे ही कुछ स्मेल करते हैं तो ऑल्फैक्टरी बल्ब ये कनेक्ट हुआ है बेसिकली। ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है ब्रेन से, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब ब्रेन से कनेक्ट हुआ है और इसके अंदर रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको देख लें, आप ये पिक्चर से अंदाज़ा होगा, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है और ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जा रहे हैं, और ये नेजल कैविटी के अंदर ही है ये पूरा स्ट्रक्चर। और आप ये देख रहे हैं ये ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है ये कनेक्ट हो रहा है ब्रेन से। ठीक है, जैसे आई में ऑप्टिक नर्व थी वो कनेक्ट हुई थी ब्रेन से, और एयर के अंदर ऑडिटरी नर्व थी वो कनेक्ट हो रही थी ब्रेन से लास्ट पार्ट, और नोज़ में ये ऑल्फैक्टरी बल्ब के साथ ऑल्फैक्टरी नर्व है ये कनेक्ट हो रही है ब्रेन से, और इसी के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रफ सरफेस ऑफ द टंग इज ड्यू टू स्ट्रक्चर कॉल्ड। हमारी जो ये ज़बान है इसका इसके सरफेस के ऊपर कुछ रफ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ, उनको हम क्या कहते हैं? ये हमारी ज़बान की जो सरफेस है ये इतनी रफ क्यों है, किन स्ट्रक्चर्स की वजह से? क्या इनको हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, पेपली कहते हैं, माइक्रोविली, ऑल्फैक्टरी बल्ब? ऑब्वियसली इट्स नॉट द ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये तो अभी हम पढ़ के आ ही चुके हैं। इन तीनों से कुछ हो सकता है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि वो रफ स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर टंग पे ही क्यों होता है। ये होता है ड्यू टू पेपली की वजह से। ठीक है, पहले पिक्चर को देख लो, ये टंग है और आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे से स्पॉट्स इधर 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 एंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर दी टंग। इसकी भी फिर 3 से 4 टाइप्स हैं, हम उसको तो डिस्कस नहीं करेंगे। बहरहाल ये रफ स्ट्रक्चर जो है, ये टेक्सचर जो आ रहा है रफ टंग पे, ये पेपली की वजह से आ रहा है। और नीचे इंफॉर्मेशन बताई जा रही है कि टेस्ट बर्ड्स विद मैनी टेस्ट रिसेप्टर्स आर फाउंड इन बिटवीन दी पेपली, यानी ये जो पेपलीज हैं इन्हीं के दरमियान बहुत सारे से टेस्ट बर्ड्स हैं, और उन टेस्ट बर्ड्स के अंदर टेस्ट रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए जस्ट इन अ केस कि टेस्ट बर्ड्स की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर होगी टंग में, और 4-5 स्ट्रक्चर्स आपको दे दे, तो आपको बताना है कि इन बिटवीन दी पेपली। ठीक है, और रफ स्ट्रक्चर क्यों है टंग का? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेपली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये कुछ आप देख लें यहाँ पर, टेस्ट बर्ड्स हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। अब हेयर का मतलब वो बिल्कुल हेयर नहीं होता, यानी उनके थोड़ी सी आप कह लें कि प्रोजेक्शंस निकली हुई होती हैं। सही है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकली हुई होती हैं। दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू सेंसरी नर्व्स। ठीक है, कनेक्शन तो ब्रेन से ही जाना है ना, तो यहाँ पर ये भी हमारा क्योंकि एक सेंस है टंग, तो ये कहाँ से कनेक्ट हो रहा है? ये सेंसरी नर्व्स के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, और सेंसरी नर्व जो है वो बेसिकली ये लिटिल हेयर्स होते हैं टेस्ट बर्ड्स के ऊपर, ये उनसे कनेक्ट हुई होती हैं। अब जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमें कुछ 3 से 4 और 5 टेस्ट के बारे में पता लगता है। देखो स्वीट पार्ट यहाँ पर है, कोई मीठी चीज़ खाओगे तो तुम्हें यहाँ से सबसे पहले अंदाज़ा होगा उसका। ठीक है, एट द टिप इधर से, और अगर कोई सॉल्टी पार्ट होगा तो वो थोड़ा सा और कर्व कर जाएगा यहाँ पर, यानी उन टेस्ट बर्ड्स की, सॉल्टी टेस्ट बर्ड्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। कोई खट्टी चीज़ होगी तो उसके टेस्ट बर्ड्स की कंसंट्रेशन
लेफ़्ट और राइट साइड के ऊपर अपर की तरफ ज़्यादा होती है। बिटर कोई कड़वी चीज़ है तो वो आप देख लें कि थोड़ा सा नियर टू युल्वा, इसको युल्वा कहते हैं, नियर टू युल्वा यहाँ पर है। और ये यूमामी, ये शायद आपने पहली बार सुना हो वर्ड, ये पूरे टंग में ही होते हैं ये रिसेप्टर्स। आपको पता है स्वीट मीठा, सॉल्टी नमकीला, सॉर कड़वा, बिटर सॉर खट्टा, सॉरी बिटर कड़वा। ये जो वर्ड है यूमामी, ये बता देता हूँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये जापानीज़ वर्ड है, यानी जापानीज़ लोग जो हैं इसको एज अ टेस्ट मानते हैं। और वो तमाम चीज़ें जो कि आपको मीठी स्मेल दें, मीठी स्मेल मतलब मीट गोश्त वाला, सॉरी स्मेल कह रहा हूँ, टेस्ट दें, यानी हम जब हम गोश्त खाते हैं तो गोश्त का एक अलग टेस्ट है, ठीक है। आप दाल खाएंगे तो उसका अलग टेस्ट है, गोश्त का अलग टेस्ट है। तो तमाम चीज़ें जो कि आपको मीट का या गोश्त का टेस्ट दें, उनको ये कहते हैं कि ये जो है वो उमामी टेस्ट है। यानी ऐसे रिसेप्टर्स जो कि गोश्त का टेस्ट दें, इसको उमामी रिसेप्टर्स कहते हैं। इट्स जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। विच फिश हैज़ टेस्ट रिसेप्टर्स स्प्रेड ऑल ओवर इट्स बॉडी। इन चारों में से वो कौन सी फिश है जनाब जिसके पूरी बॉडी पे टेस्ट रिसेप्टर्स स्प्रेड होते हैं? आपकी बुक में है ये, ओके। एंड क्या ये ट्यूना फिश है, क्या ये कैट फिश है, डज इट स्टार फिश या शार्क फिश? एंड द राइट आंसर इज आई थिंक इट्स कैट फिश। यस, कैट फिश। कैट फिश, ये कैट फिश है पीछे आपको नज़र आ रही है बैकग्राउंड में। इसकी पूरी सरफेस के ऊपर टेक्सचर आप देख लें कैसा है। तो टेस्ट बर्ड्स होते हैं और ये टेस्ट बर्ड्स एक्चुअली इट हेल्प्स टू डिटेक्ट इट्स प्रे। इसको पता लग जाता है इन टेस्ट बर्ड्स से कि प्रे जो है वो, उसका खाना जो है वो, शिकार जो है वो किधर है। तो अल्लाह की कुदरत। सो इट्स कैट फिश। आगे बढ़ते हैं। द आउटर मोस्ट थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड। स्किन पे आ गए। स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर और बड़ी थिन सी लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं? डर्मिस, सॉरी एपिडर्मिस, डर्मिस, मीजोडर्मिस या हाइपरडर्मिस? एंड द राइट आंसर इज एपिडर्मिस। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को ना ज़हन नशीन कर लो। सबसे ऊपर वाली जो स्किन की लेयर है जो हमें विजिबल है, नज़र आ रही है, इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। और इसी में डेड सेल्स होते हैं अपर लेयर के अंदर। जो एक एमसीक्यू आता है ना बिल्कुल स्टार्ट में कि जो अपर लेयर होती है वो क्या होती है, मोस्टली ये डेड सेल्स में होते हैं क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत कम होता है। फिर नीचे वाली जो लेयर है उसको हम डर्मिस कहते हैं और बिल्कुल नीचे वाली लेयर जो उसे हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर बहुत तरह से यहाँ एमसीक्यूज बना सकता है। वो आपसे भी पूछ सकता है कि हाइपोडर्मिस के ऊपर वाली लेयर का क्या नाम है और 4-5 आपको वो एग्जाम्पल्स दे दे। वो आपसे ये भी कह सकता है कि जस्ट बिलो द एपिडर्मिस कौन सी लेयर है स्किन की, तो वो भी डर्मिस है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि डर्मिस के नीचे वाली लेयर का नाम क्या है, तो वो हाइपोडर्मिस है। तो हर तरह से इसको याद कर लो। ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी हायरार्की भी ऐसी ही है। सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर डर्मिस और फिर हाइपोडर्मिस। आगे चलते हैं। लेयर ऑफ स्किन दैट कंटेन सेंस रिसेप्टर्स। ठीक है ना, आप ये भी तो बताएं कि स्किन की वो कौन सी लेयर है जिसमें बहुत ज़्यादा सेंस रिसेप्टर्स हैं। यानी मैं अगर अपने हाथ को टच करता हूँ तो ये मुझे सेंस ऑफ टच जो है ये किस वजह से फील हो रहा है, ये रिसेप्टर्स की वजह से फील हो रहा है। तो ये कहाँ पर है, कौन सी स्किन के अंदर है मोस्टली? क्या ये एपिडर्मिस में है, क्या ये डर्मिस में है, क्या ये हाइपोडर्मिस में है, या इन सब में ही होते हैं, ऑल ऑफ देम? एंड द राइट आंसर इज डर्मिस, द सेकंड लेयर। ओके, डर्मिस जो है वो बहुत ज़्यादा जरखेज़ कह लें आप उसको, बहुत ज़्यादा रिच है स्किन रिसेप्टर से एंड ब्लड वेसल्स से भी। ठीक है ना, तो ये डर्मिस और ये स्किन रिसेप्टर्स दिखाए गए। इसको ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे बिकॉज इट्स नॉट आवर सब्जेक्ट टू लर्न। आगे चलते हैं। रिसेप्टर्स दैट सेंस द पेन आर कॉल्ड। इन 4 रिसेप्टर्स में से वो कौन से रिसेप्टर्स हैं जो कि तकलीफ को या पेन को फील करते हैं? लाइक मैं आपकी स्किन पकड़ के ज़रा ट्विस्ट करूँ ना तो आपको पेन होगा। अब वो कैसे पेन होगा, कौन से रिसेप्टर्स हैं जिन्होंने रिसीव किया इस पेन को? क्या उनको नोजिसेप्टर्स कहते हैं, क्या उनको पेसिनेनियन रिसेप्टर्स कहते हैं? पेकिनेनियन पढ़ें इसको आप या पेसिनेनियन पढ़ें, व्हाटएवर। क्या इसको मेजिनर रिसेप्टर्स कहते हैं या क्या इसको थर्मो रिसेप्टर्स कहते हैं? और इसलिए थर्मो रिसेप्टर्स तो नहीं होंगे बिकॉज थर्मो का मतलब होता है हीट, तो ये तो ऑब्वियसली हीट को सेंस करेंगे। इन तीनों में से कोई हो सकता है ऐसा रिसेप्टर जो कि
पेन को सेंस करता हो, एंड द राइट आंसर इज नोजिसेप्टर। ठीक है, मुझे कोई सही से पिक मिली नहीं तो मैंने बच्चे की लगा दी, यकीनन पेन के अंदर है तो रो रहा है। ठीक है, तो इसके नोजिसेप्टर जो है ना बड़े एक्टिवेट हुए हैं, तो किसी ने इसके गाल वाल पकड़ के खींच दिए होंगे तो रो रहा होगा। सो नोजिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स हैं जो कि पेन को या तकलीफ को सेंस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, रिसेप्टर्स दैट सेंस द प्रेशर आर कॉल्ड। वही चारों रिसेप्टर्स हैं, उनमें से बता दें कि कौन सा रिसेप्टर जो कि प्रेशर को सेंस करता हो। ठीक है, एंड द राइट आंसर इज, देखो दो तो आपको सीधा सीधा पता लग गया ना, नोजिसेप्टर्स पेन को टैकल कर रहे हैं या सेंस कर रहे हैं, थर्मोरिसेप्टर्स ऑब्वियसली हीट को कर रहे होंगे। तो या तो ये पैसिनेनियन रिसेप्टर है या ये मैजिना रिसेप्टर है, इन दोनों में से कोई होगा, एंड द राइट आंसर इज पैसिनेनियन रिसेप्टर। ठीक है, ये पिक्चर बेसिकली ये जो बंदा है ये जिस प्रेशर में है या जिस टेंशन में है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, ये उसकी बात नहीं हो रही, बेसिकली यहाँ पे मैकेनिकल प्रेशर की बात हो रही है। तो ये पिक्चर सिर्फ रेलिवेंसी के लिए लगाई है कि आपको लग रहा है ना ये बंदा थोड़े प्रेशर में या टेंशन में। तो P फॉर प्रेशर, P फॉर पैसिनेनियन, तो ऐसे भी याद रख लो, पैसिनेनियन रिसेप्टर्स। ठीक है, जो कि प्रेशर को सेंस करें। चलो आगे बढ़ते हैं। रिसेप्टर्स दैट सेंस द टच। ठीक है, टच का रिसेप्टर जो है वो कौन सा इन चारों में से, और हम 3 के तो आंसर दे चुके हैं। पैसिनेनियन प्रेशर को करेगा, नोजिसेप्टर्स पेन को करेगा, थर्मोरिसेप्टर हीट को करेगा, और डेफिनेटली टच रिसेप्टर जो है वो जो सिर्फ टच को ही फील करता है उसको मैजिनर रिसेप्टर कहते हैं। द राइट आंसर शुड बी मैजिनर रिसेप्टर। आप ये देख रहे हैं छोटे बच्चे का हाथ है और ये एक हाथ है, तो जब इन्होंने ये छोटे बच्चे के हाथ को रखा होगा, मिलाया होगा ऐसे, तो वो जो उस बच्चे को फीलिंग आई होगी या जो इनको फीलिंग आई होगी थ्रू द सेंस ऑफ टच, वो इस मैजिनर रिसेप्टर के ज़रिए आई होगी। आई होप कि यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 42 मिनट्स की। मेरा इरादा था मैं पूरे 5 चैप्टर करा लूँ, बट मुझे अभी ख़त्म करनी पड़ेगी। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो गया है। अभी तक के लिए इसको यहीं रखते हैं, मैं कल इंशाल्लाह दोबारा यहीं से कंटिन्यू कर लूँगा। तो ख्याल रखिएगा अपना आप लोग, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का जो है वो रिस्पॉन्स आ रहा है। और इंशाल्लाह बेफिक्र रहें, बेइंतहा टॉपिक्स हैं, हम PST GST के बाद भी बहुत कुछ है जो हम मिलके एक साथ पढ़ेंगे समझेंगे। सो ख्याल रखें अपना, और इन्फोहॉलिक्स को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।